लेकिन आज सत्ता की शुरुआत करते हैं खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डर से, जिसमें सियासत वाले शोले हैं, सत्ता वाली लड़ाई है, कानूनी अधिकारों वाली चिंगारियां हैं, जिसका कोड वर्ड है SIR। सही सुना आपने, भारत में चुनावी समय में ट्रेंड होने वाला शब्द SIR अब अमेरिका में भी ट्रेंड हो रहा है। इसकी वजह है ट्रंप का नया बयान। इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप लगातार भारतीय चुनावी व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। पहले भारतीय चुनाव आयोग की फोटो वाली आईडी या फिर ये कहें कि फोटो वाली पहचान पसंद आई। अब वो अमेरिका में SIR लाने की वकालत कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया है। इसके एक एक शब्द के मायने आपको हम समझाएंगे। आखिर ट्रंप की मजबूरी क्या है, आखिर ट्रंप चाहते क्या है, सिर्फ 4 पॉइंट में समझिए। अमेरिका में भारत जैसा SIR क्यों ट्रेंड हो रहा है। सवाल है कि ट्रंप भारत की तरह अमेरिका में भी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण क्यों चाहते हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत जैसा SIR क्यों चाहिए। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव से पहले SIR वाली तैयारी क्यों हो रही है। अमेरिका में वोटर लिस्ट की शुद्धता वाली बहस तेज हो चुकी है, जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है। इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूरी दुनिया में अब बहस इस विषय पर हो रही है कि क्या अमेरिका में भी भारत की तरह SIR होगा। क्या अमेरिका भी वोटिंग प्रक्रिया को SIR से शुद्ध और सत्यापित करेगा। इसे ट्रंप के एक नए सोशल मीडिया पोस्ट से विस्तृत रूप से आप समझिए। आखिर ट्रंप की चिंता क्या है, उनका डर क्या है, बेचैनी की असल वजह क्या है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका में वोटर लिस्ट की जांच के दौरान 24,000 से ज्यादा गैर नागरिक मतदाता पाए गए। ट्रंप का तर्क ये रहा है कि गैर नागरिक मतदाता मुख्य रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते हैं, जिससे रिपब्लिकन पार्टी और उनकी नीतियां प्रभावित होती हैं। अमेरिका में 3 नवंबर 2026 को मिड टर्म चुनाव होना है। इससे ट्रंप की बेचैनी को समझा जा सकता है। ट्रंप ने अपने दावे को आंकड़ों के जरिए पेश किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा कि 2020 के वोटर लिस्ट रिकॉर्ड और नागरिकता संबंधी रिकॉर्ड का मिलान किया गया है। इसमें 12 करोड़ 80 लाख मतदाताओं का शुरुआती विश्लेषण किया गया, जिसमें 24,000 गैर नागरिक मतदाताओं की पहचान की गई है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी संकेत दिए हैं कि बचे हुए 3 करोड़ 20 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। ट्रंप का दावा है कि इस जांच के बाद अमेरिका में गैर नागरिक मतदाताओं की संख्या बढ़ सकती है। ट्रंप इस पूरे मसले को अमेरिका के हित से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हर हाल में सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा। ट्रंप ने 2020 के अमेरिकी चुनाव का जिक्र करते हुए भी कई चौंकाने वाले दावे किए। ट्रंप का यह कहना है कि अगर 2020 में अवैध वोटों और गड़बड़ियों को हटाया जाता तो चुनाव जीत जाते वो। खैर, ट्रंप के दावों में कितना दम है ये अलग विषय है, लेकिन अमेरिका में भारत जैसे SIR की चर्चा खूब हो रही है। वो शब्द ट्रेंड हो रहे हैं जो भारत में भी कई चुनावों से पहले SIR प्रक्रिया के दौरान चर्चा में थे। इन्हीं शब्दों के आधार पर हमने सत्ता का एक शब्दकोश तैयार किया है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कैसे अमेरिका में भी SIR एक बड़ा विषय बन गया है। ये शब्द है फर्जी वोटर, जिसका जिक्र ट्रंप ने भी किया। ट्रंप ने यह भी कहा है कि नए कानून से व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। भारत में भी वोट चोरी वाले आरोप लगे थे। ट्रंप भी वोट में गड़बड़ी के दावे कर रहे हैं। इसके अलावा वोटों के शुद्धिकरण पर ट्रंप ने भी जोर दिया है। वोटों के सत्यापन पर भी ट्रंप का फोकस है। कई देशों से अमेरिका में घुसपैठ वाले दावे भी हैं। चुनाव के समय भी वो करते रहे हैं ऐसे दावे, जिसको लेकर ट्रंप अब एक नया एक्ट लाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप के शब्दकोश की अगर बात करें तो उनके दिमाग में भी कई शब्द हैं, जैसे भारत जैसे SIR की बात वो कर रहे हैं। भारत जैसे फोटो ID कार्ड का जिक्र पहले ही कर चुके हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर पहले ही वो भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ कर चुके हैं। ट्रंप की बेचैनी को कुछ आंकड़ों से भी समझते हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका में मैक्सिकन मूल के बड़ी संख्या में गैर नागरिक वोटर हैं। इनकी संख्या लगभग 3,800 है। वहीं कनाडाई मूल के 950 हैं, मतलब ऐसे गैर नागरिक वोटर जिनका जन्म कनाडा में हुआ है लेकिन वो अमेरिका में भी वोटिंग करते हैं। फिलीपींस और जमैका मूल के 900 वोटर हैं, जर्मन मूल के 700, ब्रिटिश मूल के 650, क्यूबन मूल के 450, वियतनाम के मूल के 400, हेती मूल के 400, दक्षिण कोरियाई मूल के 350। ट्रंप के दावे के अनुसार
इसके अलावा भी 14,500 वोटर हैं जिनका जन्म दूसरे देशों में हुआ है, लेकिन अमेरिका में उन्हें वोटिंग का अधिकार है। वो यहाँ वोट करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं, भारत जैसा SIR लाने के संकेत दे रहे हैं। तो भारत में भी इस पर राजनीति स्वाभाविक है। पिछले कुछ घंटों से कैसे भारत में भी सियासी चिंगारियां भड़क रही हैं, आप देखिए। कानून के अनुसार चोर चोर मौसेरे भाई, जो वो हैं ये हैं। इस देश का संविधान से सीख लेने की जरूरत है। इस देश का संविधान के तहत चुनाव आयोग है और हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व की राजनीतिक जो प्रणाली हमारी है, राजनीतिक दलों का, वह हर एक राजनीतिक दल को अपना उम्मीदवार खड़ा करने का अधिकार है। तो मेरा पारदर्शी लोकतंत्र है, इससे अगर सीख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बड़ा बैनर लगवा देना दिल्ली के चौक चौराहा पूरे देश में कि डोनाल्ड ट्रंप से वैलिडेशन आया है ज्ञानेश जी के लिए। क्या बना के रख दिया हमने अपने आप को। वो व्यक्ति जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, किस किस प्रकार के बयान उन्होंने नहीं दिए हमारे देश के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। और अब बात करते हैं अमेरिका के एक और एजेंडे के साथ, जिसका कोड वर्ड है कश्मीर। आज जम्मू कश्मीर की धरती से भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एक ऐसा कूटनीतिक तीर चला जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर बहुत बेचैन हुए। अमेरिका ने कश्मीर पर वो कहा जो भारत हमेशा से कहता रहा है। आज अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर श्रीनगर गए। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद किसी अमेरिकी राजदूत का यह दौरा काफ़ी अहम है। सर्जियो गोर ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। श्रीनगर में उनके आवास पर मिले जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ भी की। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के लिए बड़े संदेश दिए। ये कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है। आज पाकिस्तान की पूरी सत्ता को ये संदेश जरूर सुनना चाहिए। I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi, and we look forward to building this relationship forward. अब आपको बाढ़ और लैंडस्लाइड की ऑल इंडिया वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं और इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश के साथ करते हैं, जहां शिमला से कुल्लू तक हालात डरावने और चिंताजनक हैं। पहले शिमला की तस्वीर, जिसे लेकर एक नहीं कई स्टडी खतरे का अलार्म बजा चुकी है। फिर भी ढलानों पर मिट्टी काटकर लगातार होते निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहे। नतीजा क्या हो रहा है वीडियो में देखिए, जहां बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। तस्वीर शिमला के टुटू क्षेत्र की है, जहां भारी बरसात के बाद पहाड़ का एक हिस्सा नीचे आ गया और गाड़ियों पर आ गिरा। बस गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। ऐसी स्थिति हिमाचल के कई हिस्सों में बनी है। सोलन के परमाणु में भी बारिश से नदियों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो लैंडस्लाइड से जगह जगह नुकसान की खबर है। ओल्ड कसौली रोड पर हुए एक हादसे से लोग बेहद डरे हुए हैं, जहां अचानक सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में जा गिरा। इससे एक ट्रक गिरते गिरते बचा। ये भूस्खलन उस वक्त हुआ जब सड़क पर ट्रैफिक चल रहा था। हिमाचल में हालात को देखते हुए प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है। फिर भी कुछ लोग जिंदगी का रिस्क लेकर मौज मस्ती करने से बाज नहीं आ रहे। कुल्लू जिले की पार्वती नदी में ऐसे ही 4 लड़के तब फंस गए जब अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया। फिर पुलिस और रेस्क्यू टीम की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। हालांकि संकट सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि उन वर्कर्स के लिए भी है जो मुश्किल भरे हालात में भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये वीडियो धर्मशाला का है, जहां प्रचंड वेग में बहती नदियों के बीच उतरकर जल शक्ति विभाग के कर्मचारी डटे हुए हैं और जिन पेयजल योजनाओं को नुकसान हुआ है उन्हें ठीक किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हालात ये हैं कि जो नाले पूरे सीजन में सूखे रहते हैं, उनमें सैलाब जैसी शक्ति आ गई है, जिसकी वजह से हमीरपुर में ऐसे ही एक नाले के पास रहने वाले लोग अब दहशत में हैं। वैसे इतनी मुश्किलों के बाद भी हिमाचल के लिए हालात सुधरने वाले नहीं हैं। पूरे राज्य में फ्लड और लैंडस्लाइड से 279 सड़कें बंद हैं। करीब 1000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 30 जून से अब तक पूरे मॉनसून सीजन में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से होने वाले हादसों में 157 मौत हुई हैं
और अब भी हिमाचल के कुल्लू, मंडी, शिमला समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के जैसे उत्तराखंड के पहाड़ों में भी कुदरत का अलार्म बज रहा है। यहाँ भी बारिश और लैंडस्लाइड से लगातार हादसे हो रहे हैं। कैसे लोग जिंदगी को रिस्क में डालकर पहाड़ों में सफर कर रहे हैं, उत्तरकाशी से आया ये वीडियो देखिए। मनेरा बाईपास पर पिछले कई दिनों से मलबा पहाड़ों से नीचे गिर रहा है। मंगलवार को जब वहां लैंडस्लाइड की घटना हुई तो एक कार वहां से गुजर रही थी जो मलबे में फंस गई और खाई में जाने लगी। ये देखते ही कार के ड्राइवर ने बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन कार सीधे नीचे खाई में चली गई। छोटी छोटी कार नहीं बल्कि बड़े और लोहा लाट पुल भी सैलाब के क्रोध के आगे टिक नहीं पा रहे। उत्तराखंड के धारचूला में ये पुल दरामा और चौदास घाटी को जोड़ता था, लेकिन नदी में आए तेज बहाव से ये भी ध्वस्त हो गया। इससे दोनों हिस्सों का संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड के पहाड़ों में भयंकर बारिश का नतीजा ये है कि छोटी नदियों में भी उफान जैसी स्थिति है। ऋषिकेश में ऐसी ही एक नदी है चंद्रभागा, जिसमें जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी रिहायशी इलाकों से गुजरने लगा। कई गाड़ियां फंस गईं। बताया ये जा रहा है कि अभी भी यहां स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। हिमाचल उत्तराखंड की तरह नॉर्थ ईस्ट में भी मॉनसून वाली जबरदस्त तबाही है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। बंगाल के कलिम्पोंग से इसका डराने वाला वीडियो आया है, जहां अचानक पहाड़ का एक हिस्सा गिरता है और इसमें वहां बाइक से गुजर रहा शख्स फंस जाता है। लेकिन देखिए आखिर में कैसे वो मौत को छूकर निकलने में कामयाब हो गया। पहाड़ कुदरत के आफत काल से कांप रहे हैं तो मैदानी इलाकों में भी सैलाब के आगे सरेंडर कर रहे हैं लोग। हरियाणा से चंडीगढ़ तक बारिश से स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। चंडीगढ़ में तो लगातार बारिश से वीवीआईपी इलाके भी पूरी तरह जलमग्न हैं। तो हरियाणा के पंचकुला में बड़े बड़े पुल पत्तों की तरह बहते हुए दिख रहे हैं। पंचकुला में खटौली नदी पर बना ऐसा ही एक लोहे का पुल पानी में समाता चला गया और कुछ ही देर में उसका नामो निशान मिट गया। पंचकुला के बरवाला में डांगरी नदी पर बने पुल का भी कुछ हिस्सा ऐसा ही हुआ, जिसमें ब्रिज का एक हिस्सा तेज बारिश के बाद सैलाब में समा गया। इसके अलावा सड़कों में दरार पड़ गई। इससे आसपास के 12 गांवों की कनेक्टिविटी पर असर पड़ा है। हो गया। ओह माय गॉड। खींचो। आराम से। के साथ लगते गांव बैठों को दिखा रहे हैं। तो कृपया नदी नालों से दूर रहें और सुरक्षित रहें। जय श्री राम। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां दो जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करने के लिए एक सरकारी बैठक में एक दूसरे से भिड़ गए। एक दूसरे पर गुस्सा होने लगे। थोड़ी आवाज़ भी ऊंची हुई। एक दूसरे को हैसियत बताई गई, लेकिन अंततः मामला शांत हो गया। मामला ये था कि कल सहारनपुर में दिशा यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक थी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक और कैराना की सांसद इकरा हसन समेत कई जनप्रतिनिधि इसमें मौजूद थे। बैठक के दौरान ही इमरान मसूद और आशू मलिक के बीच तीखी बहस हो गई। जनता के सवाल पूछने और बोलने की बारी को लेकर दोनों नेता आमने सामने आ गए। अधिकारियों के सामने हुई इस नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब दोनों नेता एक दूसरे को नियम और कानून समझा रहे थे तो कैराना की सांसद इकरा हसन चुपचाप उन्हें देख रहे थे। एक बार आप वो वीडियो देखिए। अधिकारी को भेजते मौके पे पहले डीपीआर डीएम साहब इनको मान्य जानकारी नहीं है जो बता रहे हैं। एक मिनट यार मान्य विधायक जी, आप बीच में इंटरवेन नहीं करो। आप चेयर सवाल देना है नहीं तो आप मान्य नहीं तो हम चेयर से नहीं आप चेयर से अनुमति सवाल
है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, आपका सवाल है कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए, आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं हम नहीं बर्दाश्त नहीं, ये नियम से चलेगी, नियम से चल रही है, नहीं नियम से चलेगी, नियम से चलेगी, चेयर की अनुमति के बिना नहीं, बाहर करिए। नहीं चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा कर लें, उसके बाद आप वो सवाल तो हमारा है, माननीय जब विधायक हम संतुष्ट नहीं है जवाब से तो आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। माननीय विधायक जी, मैंने सिर्फ आप मदद की जानकारी मदद की, तो आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? जो कहीं जनता की आके चाय पकौड़ी खाने थोड़े आए हैं। चाय पकौड़ी कौन खिला रहा है आपको? लेकिन आप नियमों में नहीं, आप नियमों में रहिए, हम आपसे ज्यादा जानते हैं। हाँ नियमों में रहिए, आप नियमों में रहिए। अरे हम आपसे ज्यादा नहीं, आप नियमों में रहिए। और आप ये इस तरह से किसी को भी नहीं कह सकते कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप भी सदस्य हैं, आप किसी के ऊपर इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। तो गलत नहीं है, नहीं, जांच करा लीजिए। हाँ जांच करा लेंगे, मीटिंग को मीटिंग की तरह से चला लीजिए। तो हम भी तो यही चाहते हैं। आप मानिए हम आपका सम्मान करते हैं, आप जैसा ये राजनीति हम लोग बाहर कर रहे हैं। मीटिंग को मीटिंग की तरह चला लीजिए, मीटिंग को मीटिंग की तरह चला लीजिए। इमरान मसूद और आशु मलिक दोनों सहयोगी राजनीतिक दलों में हैं। इमरान मसूद कांग्रेस और आशु मलिक समाजवादी पार्टी से हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों दलों का गठबंधन था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो विधानसभा में भी गठबंधन होना तय माना जा रहा है। ऐसे में जब दोनों नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे से लड़ने लगे तो सवाल राजनीतिक गठबंधन पर उठा। इन दोनों ने सफाई दी, कहा कि जनता के मुद्दे पर बैठकों में ऐसा हो जाता है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सामान्य बात है, और ये जो सदन की या मीटिंग की बात होती है इसे वहीं करें, ऐसे तो बहुत फिर हो जाएंगे। इसमें इसको विवाद की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। हमने जो सही बात थी वो कहा कि मीटिंग इस तरह से होनी चाहिए, वो फिर उस तरह से हुई, तो उसको फिर ज़्यादा तूल देना, विवाद देना मैं नहीं समझता कि ठीक है। दोनों एक ही क्षेत्र की राजनीति करते हैं, गठबंधन होता है तो टिकट किसके समर्थकों को ज्यादा मिलेंगे ये भी विवाद के कारण हो सकते हैं। मशहूर लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई ने कहा था, नेताओं को कोई बर्दाश्त नहीं करता, मगर मंत्री नेता माला न पहने और भाषण न दें तो करें क्या। भाषण देने की इसी आदत के कारण कई बार हमारे नेता मुसीबत में फंस जाते हैं और फिर बाद में सफाई देनी पड़ती है। नया मामला मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य से जुड़ा है, जो भाषण देने में इतने मशगूल हो गए कि भूल ही गए कि कितना बोलना है और कहां रुक जाना है। इसी बेबाकी में उन्होंने माता सीता को मौत का सामान बता दिया। मामला ये था कि मंगलवार को गुना की नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम महोत्सव था। इसमें पहले जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मोहनलाल यादव बोले, फिर विधायक पन्नालाल शाक्य जी का नंबर आया। जब उन्हें बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने रामायण और महाभारत का उदाहरण दिया। रामायण के उदाहरण के दौरान उन्होंने रावण और सीता का जिक्र किया और ये कहा कि रामायण में लोगों ने रावण को समझाया था कि पराई स्त्री को वापस कर दे, ये मौत का सामान है। बाद में यही हुआ, लाखों लोग मारे गए लेकिन एक भी स्त्री को कुछ नहीं हुआ। इस दौरान चांचौड़ा से बीजेपी के विधायक प्रियंका पेंची ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाषणबाजी की उस लय को हासिल कर चुके थे जहां से वो लौट नहीं पाए और जो बोलना था वो भी बोले, जो नहीं बोलना था वो भी बोल गए। एक बार सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ये काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। और आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे सब, आदमी मरे सबसे सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना आपको समझना पड़ेगी कि नहीं? ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा भी। तो ये हमें समझने हमें चाहिए कि नहीं भाई। और आज ये बात में बैठते प्रियंका जी को थोड़ा कष्ट हो रहा था कि साहब आप गलत बोल रहे हो महिलाओं का,
महिलाओं का कहाँ अपमान नहीं हुआ। अरे हमने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत, तो हमें मालूम है कहाँ अपमान हुआ और कहाँ सम्मान हुआ है। पन्नालाल के इस बयान पर अब राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने विधायक पन्नालाल पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने सीता माता को मौत का सामान बताया है। ये बयान बीजेपी आरएसएस की घृणित मानसिकता का सबूत है। ये लोग महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते हैं और अब देवी देवताओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। हालांकि पन्नालाल शाक्य ने अब सफाई दे दी है और ये कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने महिलाओं का अपमान किया उनके कारण ही संबंधित पुरुषों का पतन हुआ। वो तो सिर्फ यही समझा रहे थे। वो इस तरह का जो वक्तव्य दे रहे हैं बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अशोभनीय है। सभी महिला वर्ग में रोष है। महिलाओं को वहाँ आप मंच पे भरे मंच पर आप अपमानित कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। उनका ये कार्य बहुत ही निंदनीय की उसकी श्रेणी में आता है। किसान सम्मेलन में मैंने जो कहा है उसका सार रूप में लोग अपने मीडिया और पत्रकार लोग गलत अर्थ लगा रहे हैं। सही में तो ये है कि उसमें महिलाओं का जिनने अपमान किया है, अपमान के बदले में उन लोगों की पतन हुई। दरअसल नेताओं का क्या है कि कई बार बोलते बोलते वो बह जाते हैं, कुछ अटपटा सा कह जाते हैं। जन कवि अदम गोंडवी ने नेताओं की कुछ भी बोल पड़ने की इस आदत पर कटाक्ष करते हुए लिखा था, एक जन सेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। लगता है अदम गोंडवी नेताओं की इस कमजोरी को बहुत पहले ही पहचान गए थे। माइक सामने हो तो कई बार शब्दों पर लगाम रखना मुश्किल हो ही जाता है। योग गुरु रामदेव और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बीच जारी तीखी बयानबाजी भी सुनवाते हैं। TV9 के खास शो सत्ता सम्मेलन में योग गुरु रामदेव ने कंगना रनौत के जेनजी पर दिए बयान की आलोचना की थी। जेनजी पर दिए गटर छाप वाले बयान को बिगड़े हुए दिमाग की निशानी बताया था। ये बयान हमने कल सत्ता में आपको सुनाया भी था। अब कंगना रनौत ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि बाबा जी मेरी जवानी या मेरे बेडरूम के बारे में सपने देखना बंद कीजिए। किसी के निजी जीवन के बारे में सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर अनुमान ही लगाया जा सकता है। कम से कम मुझे कभी झूठे या फर्जी मेडिकल दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी, जो सत्य और सबूतों पर आधारित थे, न कि अफवाह और अनुमानों पर। इसलिए मुझे चरित्र का पाठ ना पढ़ाएं। मेरा चरित्र तुमसे तो बहुत बेहतर है। मेरे खिलाफ अब तक कोई धोखाधड़ी भी साबित नहीं हुई है। सत्ता में अब आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के 4 जवानों का लॉन्ग डिस्टेंस रिश्वत कांड दिखाते हैं। अक्सर आपने पुलिस थाने या पुलिस चेकिंग के दौरान रिश्वत लिए जाने की बात सुनी होगी, लेकिन यूपी पुलिस के 4 जवानों ने रिश्वत की रकम के लिए 800 किलोमीटर दूर एक दूसरे राज्य तक यात्रा तक कर ली। आरोप है कि अयोध्या में साइबर पुलिस थाने में तैनात एक दरोगा और 3 सिपाही रिश्वत लेने राजस्थान के सीकर तक पहुंच गए, जहां से रिश्वत लेकर लौटते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें पकड़ लिया। चारों से पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत का ये मामला काफी चर्चा में है। कोई इसे रिश्वत के लिए पुलिस की मेहनत बताकर कटाक्ष कर रहा है, तो कोई इसे पुलिस की घूस यात्रा कह रहा है। दरअसल अयोध्या के साइबर पुलिस थाने में राजस्थान के सीकर के रहने वाले युवक के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज था। 2024 में दर्ज किए गए इस मामले की जांच की जा रही थी। आरोप है कि इसी केस से युवक का नाम हटाने के लिए दारोगा यशवंत सिंह समेत 3 पुलिस वालों ने रिश्वत मांगी, जिसके बाद रिश्वत लेने चारों पुलिस वाले 800 किलोमीटर दूर सीकर पहुंच गए। बातचीत के बाद सौदा 2,80,000 रुपए में तय हुआ। जानकारी के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित का कहना है कि मामले में पुलिसकर्मी पहले ही 4 लाख रुपए ले चुके थे। इसके बाद मामले को रफा दफा करने के नाम पर दोबारा 4 लाख रुपए की मांग की गई, लेकिन बाद में 2,80,000 रुपए लेने पर सहमति बनी। आरोप है कि रिश्वत के लिए ये पुलिस वाले 3 दिन से सीकर में ही रुके हुए थे। जब पैसे लेकर अयोध्या लौट रहे थे, उसी दौरान पीड़ित की शिकायत पर एसीबी टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने एसीबी की गाड़ी को टक्कर मारकर भागने की कोशिश की। जब पूछताछ हुई तो पुलिस वाले पकड़े गए। रकम के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। अब जानकारी ये भी है कि रिश्वत कांड में फंसने के बाद चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
अब आपको न्याय की सत्ता से जुड़ा एक अपडेट बताते हैं जो आया है सुप्रीम कोर्ट से। नीट पेपर लीक की घटनाओं के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए में सुधार की मांग से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर आज जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक राघे की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अदालत में कहा कि एनटीए का मौजूदा एग्जाम सिस्टम पूरी तरह फुल प्रूफ है। इसमें सेंध लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि पेपर तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कागज पर एनटीए की परीक्षा व्यवस्था मजबूत दिखाई दे सकती है, लेकिन इस व्यवस्था को पूरी तरह स्थायी और संस्थागत बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिश का भी हवाला दिया। कोर्ट ने यह कहा कि जब सिस्टम में नए लोग आते हैं तो नए तरीके और नई चुनौतियां सामने आती हैं, इससे समस्या होती है। इसलिए स्थायी तौर पर सुरक्षित ऑफिस, गोपनीय कामकाज और मजबूत बुनियादी ढांचा बहुत जरूरी है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी का उदाहरण दिया। कहा कि यूपीएससी को वर्षों से परीक्षा कराने का अनुभव है, इसके चलते वहां अनुभव और संस्थागत विशेषज्ञता ज्यादा है। परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी जिस संस्था पर होती है वो खुद को अपग्रेड करे और एक जीवंत संस्था बने। कोर्ट ने एनटीए के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सवाल उठाए। पूछा, क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके पास कोई अलग फुल टाइम अधिकारी है? जिसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि अभी ऐसे लोग हायर किए जा रहे हैं। इसके बाद डेटा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा। कोर्ट ने पूछा, क्या एनटीए के पास ऐसा कोई डेटाबेस है जहां परीक्षा से जुड़ा डेटा सुरक्षित रखा जा सके? इस पर सरकार की तरफ से बताया गया कि अभी डेटाबेस बनाने पर विचार चल रहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटाबेस तैयार करना होगा। इस पर सरकार ने अदालत को बताया कि राधाकृष्णन समिति ने परीक्षा सुधार के लिए जो सिफारिशें दी थी, सरकार ने उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि आपको सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी लोगों को तैयार करना होगा। कोर्ट ने एनटीए से राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से एक नया हलफनामा दाखिल करने को कहा गया। हालांकि आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने नीट प्रश्न पत्र तैयार करने की पूरी प्रक्रिया अदालत को बताई। उन्होंने कहा, सबसे पहले कई मॉडरेटर मिलकर एक विषय के करीब 500 सवालों का बैंक तैयार करते हैं। इसके बाद मॉडरेटर का दूसरा ग्रुप इस बैंक में से 100 सवाल चुनता है, जिससे 4 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। जिन मॉडरेटर ने सवाल चुने हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि छात्रों के लिए इनमें से कौन सा प्रश्न पत्र इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद चारों प्रश्न पत्रों में से 2 प्रश्न पत्र एनटीए के डायरेक्टर जनरल चुनते हैं। इसी स्टेज तक ये जानकारी बहुत सीमित रहती है कि आखिरकार कौन सा पेपर परीक्षा में इस्तेमाल होगा। इसके बाद चुने गए प्रश्न पत्र सीलबंद लिफाफे में 2 विशेष प्रिंटिंग प्रेस भेजे जाते हैं। यहाँ से प्रिंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, जहाँ सुरक्षा की कई लेयर मौजूद रहती हैं। पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाती है और सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ तैनात रहती है। प्रश्न पत्र जिस बॉक्स में भेजे जाते हैं उसे खोलने का कोड पेपर ले जाने वाले व्यक्ति के पास नहीं होता, यानी बॉक्स को रास्ते में खोला नहीं जा सकता। जब बॉक्स प्रिंटिंग प्रेस पहुंचता है तो वहां से एनटीए के डायरेक्टर जनरल से संपर्क किया जाता है। इसके बाद कोड के जरिए बॉक्स खोला जाता है। प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद इन्हें सुरक्षित तरीके से बैंकों के स्ट्रांग रूम में रखा जाता है।